बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज़ और आज मैं एक नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक ऐसी शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। चेयरमैन ऑफ ब्लू वाटर सिटी जनाब साद नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आप चेयरमैन हैं ब्लू वाटर सिटी के, और इनका ये सफ़र कैसे गुजरा, ये कैसे सफ़र रहा, इसमें किस किस्म की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, ये अब हम इनसे जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर बीइंग हेयर। आपका जो सवाल है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा वो इस स्टेज पे कैसे पहुंचा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी के वसी और अरीज़ प्रोजेक्ट पे हम अल्लाह पाक ने हमें काम करने का मौका दिया। तो मेरे से जब भी कोई ये सवाल पूछता है तो जी मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि किसी की भी शख्स की ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी जो उसको अता होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह परवरदिगार की अता होती है और कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जी ही बिलोंग टू हारूनाबाद और ही वाज़ द फर्स्ट वन आउट ऑफ हिज़ फैमिली जिन्होंने अपनी फैमिली को लेके एजुकेशन की खातर, बच्चों की एजुकेशन की खातर ही मूव्ड आउट। और फिर सिंस ही वाज़ इन सिविल सर्विस तो हमारा पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में उनकी पोस्टिंग होती रही और वो हमें जहाँ भी जाते थे उनकी कोशिश होती थी कि अच्छे से अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाया जाए। तो उसी हवाले से मेरी स्कूलिंग सादिक पब्लिक स्कूल की भी है और फिर लाहौर में फाइनली व्हेन ही गॉट ट्रांसफ़र टू लाहौर तो उन्होंने हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं टेक सोसाइटी में या जहाँ पे हमारा ऑफिस है इसके करीब ही इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात है। इट्स एन इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ पे उन्होंने मुश्किल अफोर्डेबिलिटी के बावजूद हमें वहाँ पे उन्होंने एडमिट करवाया। हम 3 भाई हैं तो हम में से 2 भाई वहाँ एडमिट हुए और फिर हमने वहाँ से अपनी एजुकेशन का करियर का आगाज़ किया। तो करते करते फिर मेरा ज़रा लगाव आर्ट्स की तरफ ज़्यादा था, या कह लें जिस ऐसे सब्जेक्ट जिनमें पढ़ाई कम हो, तो उस हवाले से फिर मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था, वो मैं बाद में बात करूँगी इस हवाले से। तो उसमें फिर व्हेन आई वाज गिवन ऑप्शन के आगे मैंने क्या सिलेक्ट करना है तो आई वेंट फॉर आर्किटेक्चर। और हमारा उन दिनों में घर बन रहा था जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो वालिद साहब ने ये कोशिश की कि यहाँ पे घर हम अपना बना लें और यहीं पे वो बच्चों को प्लेस कर दें परमानेंटली। खुद उनकी ट्रांसफ़र्स हो रही थी डिफरेंट एरियाज़ पे, तो ही प्लेस्ड अस हियर कि आप यहीं लाहौर में रह के, स्कूल करीब है तो आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो वो जिस वक्त वो घर बन रहा था तो वहाँ एक आर्किटेक्ट आया करते थे, मेरे मामू थे, उनके दोस्त थे, और उनके हाथ में क्लच पेंसिल हुआ करती थी। वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी कि एक आर्किटेक्ट आए हैं, वो क्लच पेंसिल से ड्राइंग्स पे हाथ घुमाते हैं और जो इर्द गिर्द के सारे लोग हैं वो बड़े मुतवज्जे होकर सुनते हैं जैसे बड़ा कोई सीनियर बंदा। और तो एक्सपोजर को लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स और टीचर्स के अलावा किसी को हमने इस स्टेट में नहीं देखा कि वो जब आएँ किसी एनवायरनमेंट में तो इर्द गिर्द लोग बड़े कंपोज्ड होकर उनकी बात सुने। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था विद समवन जो जब आता था तो लोग उसकी तरफ बड़ा मुतवज्जे होते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा ये कह लें साइड नज़र आई कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इन लाइफ। तो फिर जिस वक्त मैंने अपनी एजुकेशन कह लें कि OA लेवल्स के बाद ऑप्शन लेना था तो आई वेंट फॉर आर्किटेक्चर और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे नोन और अच्छा इंस्टीट्यूट है, 150 साल की हिस्ट्री है। वहाँ पे अल्लाह की मेहरबानी से मुझे एडमिशन मिला और फिर आई वेंट ऑन टू ग्रेजुएटिंग इन आर्किटेक्चर इन 2001। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपना ऑफिस ड्यूरिंग एजुकेशन ही स्टार्ट कर लिया 1998 में, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो उसी वक्त अपना ऑफिस स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। सो बाय द टाइम आई वाज आउट इनटू द फील्ड आई हैड मैनी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन द फील्ड। और फिर वहीं से करते करते हमने बहुत से डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया। हाउसिंग से जो कह लें उसकी प्रैक्टिस होने लग पड़ी, हाउ टू मार्केट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, उसकी परसेप्शन कैसे डेवलप करनी है आपने पब्लिक में। तो वहाँ से जो लर्निंग अल्लाह की मेहरबानी से इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ इंक्लूडिंग बहरिया के साथ काम करने का मौका मिला। मेजर आमिर साहब के साथ काम किया, मलिक रियाज साहब के साथ थोड़ा सा एज एन आर्किटेक्ट काम किया। तो उस हवाले से उन लोगों को भी ज़रा करीब से देखने का मौका मिला और दिल में ये ख्वाहिश रही कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इस तरह का कोई काम अपना भी अल्लाह ने चाहा तो खड़ा, और अल्लाह ने आपको ये मौका दे दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हमने आपके हवाले से कुछ रिसर्च की और ताकि हम कुछ सवालात को प्रिपेयर करके और आपसे, क्योंकि बहुत से सवालात होते हैं जब आप किसी शख्स से मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको एक जो है वो रिटन फॉर्म में अपने साथ रखें। मैं अगला सवाल जो आपसे करना चाह रही हूँ वो मैं सवाल ये था कि मेरा आपसे कि आपने कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि आपको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था, उसके बावजूद आपने इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम स्टार्ट किया और कामयाब भी हुए माशाल्लाह से, तो ये कैसे आपने मैनेज किया? पहली बात ये जी कि हमेशा मेरा एक ही जवाब रहेगा कि बंदा मैनेज नहीं करता, अल्लाह पाक मैनेज करते हैं ना। जब अल्लाह पाक ने किसी को किसी चीज़ से नवाजना हो तो उसके असबाब भी अता कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो दैन अगेन अगर कोई कामयाबी लोगों को नज़र आती है, अव्वल तो मेरी हमेशा से डेफिनेशन कामयाबी की यही रही है और अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ बुज़ुर्गों के साथ उठना बैठना, मौलाना अकरम अवान साहब है, दुनिया से पर्दा फरमा गए, मेरे शेख भी हैं और उनके बाद उनके बेटे हैं अब्दुल कदीर अवान साहब, उनके साथ मैं बैत हूँ। तो बुज़ुर्गों से हमेशा यही सीखने को मिला है कि जी जितनी कामयाबी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की अता है। तो जो आपका सवाल है कि जी मैनेजमेंट किस तरह की चीज़ों की होती रही या हो रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ मेरे पेरेंट्स का बड़ा रोल है कि उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया और फोर्सफुली पढ़ाया। और मुझे लास्ट टाइम याद है कि 1998 में मैंने जिस वक्त ये ऑफ़िस छोटा सा इस्टेब्लिश करना चाहा, तो और मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम गांव के कल्चर से निकलें आप लोगों को लेके पढ़ाने के लिए, और ताकि आप लोग ग्रो करें और देहाती लड़ाइयों से आप बचे रहें। तो मैं आपको एजुकेशन की तरफ पुश कर रहा हूँ, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से एक डील की कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूँ, अच्छा, तुम अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर लो, मेरे से वादा ये करो कि अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे। तो वो लाख रुपया अक्सर पेरेंट्स वैसे ऐसी डील्स करते हैं। तो वो लाख रुपया मैंने उनसे लिया और वो जो ऑफिस मैंने रेंट पे लिया उसमें कोई लाख रुपए में से 70,000 रुपये का मैंने खाली उस पर बोर्ड लगा दिया ना। आप शुरू से बिजनेस ओरिएंटेड थे? बिजनेस ओरिएंटेड कह लें या ब्रांडिंग कॉन्शियस था। तो मुझे याद है उस वक्त मोबाइल लिंक का एक ऑफिस हुआ करता था, तो उसके पूरे बोर्ड पे ना सिर्फ मोबाइल लिंक लिखा होता था। वो मुझे चीज़ बड़ी अपील करती थी कि इसने सारा बोर्ड खाली छोड़ा हुआ है, एंड दैट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, ब्रांडिंग का मोबाइल लिंक ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो मैंने उसको कॉपी करके फिर अपने ऑफिस की ब्रांडिंग की, यानी ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉलेज लाइफ में भी मुझे याद है कि मुझे जो यानी मैं अपने प्रोजेक्ट्स हैं ना वो प्रेजेंटेशन के ज़ोर पे कामयाब कराया करता था। उनमें मतलब कह लें टेक्निकल स्टफ़ कम होता था, ज़ोर ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे होता था। तो जो मैनेजमेंट वाली बात है ना जी, ये वन अपॉन दी अदर विद टाइम आपको लोग, दोस्त, अहबाब ऐसे मिलते जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा अल्लाह चाहें तो वो वसाइल आपके इर्द गिर्द इकट्ठे कर देते हैं और चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। अब हम आएंगे नासिन इनके प्रोजेक्ट की तरफ। तो हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो बुनियाद है वो आपने कब और कैसे रखी, और इसके रकबे के हवाले से भी बताइएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ लाहौर में वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल PND फोर्ट, और फिर पिंडी में वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड PIA OCHS। बोथ फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो कोऑपरेटिव लॉज के तहत चलती हैं और उन्हें एक मैनेजमेंट बॉडी होती है जो इलेक्शंस के थ्रू ऊपर आती है और फिर वो लेके चलती है सोसाइटी के अफेयर्स को। तो हमें इत्तेफाक से उन दोनों के लिए मार्केटिंग करने का मौका मिला और कंसल्टेंसी करने का मौका मिला। एज आर्किटेक्ट्स भी हम अफिलिएटेड थे, एज टाउन प्लानर्स भी अफिलिएटेड थे। तो वो जिस वक्त हमने मार्केट की सोसाइटीज़, तो उसमें एक डायलेमा हमें नज़र आया कि डेवलपर्स की सीरियसनेस या डेवलपर्स की जो क्वालिटी हम समझते थे कि होनी चाहिए, वो उस लेवल पे वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे उसके कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म होने की वजह से। तो उसी दौरान चूँकि एक्सपीरियंस वहाँ से हासिल किया हाउसिंग सोसाइटीज़ की मार्केटिंग और डेवलपमेंट के हवाले से, तो समझ यही लगी कि जिस वक्त जब तक ये काम पूरा हम खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे तब तक वो क्वालिटी और वो लेवल नहीं अचीव कर सकते। सो देन वी केम अप विद द आइडिया कि वी शुड लुक फॉर लैंड फॉर आवरसेल्व्स, और उस पर हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें। तो इसी तगोदो में, इसी जुस्तजू में मेरी मुलाकात जो नदीम एजाज साहब से हुई, जो इस वक्त CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी हैं। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, दोस्त हैं बड़े अच्छे। इनसे मेरी उन दिनों में मुलाकात हुई और इनके पास चूँकि ये चक्री जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है उस इलाके के
लोकल हैं, वहाँ का गांव और सारा इलाका इन्हें जानता है और इनकी अपनी वहाँ पे माशाल्लाह अच्छी लैंड होल्डिंग थी। तो उस वक्त इनसे मेरी मुलाकात हुई और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं सबको बताता होता हूँ कि हमारी मुलाकात की जो बुनियाद बनी वो हम जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा बंदा मिलता है और विदिन 24 आवर्स हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया था। और एग्रीमेंट के बाद एक स्टेज आई जिस वक्त हमने कोई फाइनेंसिंग करनी थी या पेमेंट्स करनी थी ना, तो पेमेंट करते हुए बंदा ज़रा सा घबरा रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ बनेगा क्या। तो उस वक्त मुझे याद है कि नदीम भाई और मैं इकट्ठे खाने की टेबल पे बैठे थे, तो मैंने इनसे इजाज़त ली कि मुझे जो है ना आप 5 मिनट के लिए इजाज़त दें, मैं वापस आता हूँ। मैं गया, पास ही एक मस्जिद थी, वहाँ मैंने 2 नफल पढ़े और वापस आके मैंने जो हमारा पेमेंट का पहला कह लें इंस्ट्रूमेंट था, पे ऑर्डर था, वो मैंने नदीम भाई को दे दिया कि आप बिस्मिल्लाह करें, काम शुरू करें। तो हमारे, मैं सबको बताता था कि हमारे रिश्ते की बुनियाद जो है ना वो 2 नफल बने और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि अगर इसमें खैर है, कामयाबी है तो हमें आगे भी चलाएं और वो भी दें। तो अल्लाह पाक ने नुसरा मैं समझता हूँ दी, थ्रू आउट देते आ रहे हैं। नदीम भाई की बहुत मेहनत है, फिर उनके छोटे भाई नईम साहब हैं, उनकी बहुत मेहनत है। हम दोनों को आपस में मिलाने वाले सरफराज साहब हैं, उन्होंने हमारी पहली दफ़ा मुलाकात कराई थी, वो इस वक्त हमारे एमडी हैं, कंट्री सेल्स हेड भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लोगों का खूबसूरत सा गुलदस्ता बन गया है और ये यूनिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिस पे अपनी रहमतें बरसाई हैं कि हर कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह पाक ने हमें स्किल सेट मार्केटिंग का दिया, हमें स्किल सेट टाउन प्लानिंग का दिया, इसी तरह नदीम भाई को स्ट्रेंथ और नईम भाई को स्ट्रेंथ कह लें रकबे की एक्विजिशन के हवाले से, लैंड की एक्विजिशन के हवाले से दी। तो उनको बीइंग अ लोकल इसमें बहुत कह लें फैसिलिटी हासिल है कि लोग उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपनी ज़मीनें उनके हवाले कर देते हैं, इवन बगैर पेमेंट्स के हवाले कर देते हैं। और ये कह लें लैंड एक्विजिशन का तुर्रा इम्तियाज़ है कि कोई आपको ज़मीन बगैर पेमेंट के हवाले कर दे कि जी आप काम शुरू करें, पेमेंट हमें बाद में दे दीजिएगा। और यही वो चीज़ है जिसने हमें बाकी उस रोड पे मौजूद, भले वो कोई बड़ा ब्रांड नेम है या वो कोई छोटा ब्रांड नेम है, उन पे कंपेटिटिव एज हमें यही दी कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन के हवाले से जो स्ट्रेंथ हमारे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और के पास उस इलाके में नहीं है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह जो वसी और ईज़ रकबा ब्लू वर्ल्ड सिटी का है उसकी बुनियाद बना। आपका अगला सवाल है कि जी हमारा रकबा कितना है। तो हम इस वक्त, जी मैं अपने लास्ट एक बयान में भी मैंने बताया था कि इस वक्त 45 किलोमीटर्स की एक ड्राइव है विच वुड स्टार्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ रिंग रोड ऑन चक्री रोड। ओके। और वो दैट विल कम डीपर इनटू, पहले वो हमारा एक मौज़ा है संगराल, उसको टच करेगा, उसके बाद फिर हमारा मौज़ा है सिहाल, उसको टच करेगा, फिर हब्ताल से होता हुआ आगे कई मौज़े हैं जिनमें हमारी लैंड एक्विजिशन है। लेकिन अल्टीमेटली इस वक्त हमने अपना दूसरी साइड, प्रोजेक्ट के ऑपोजिट साइड जो मोटरवे पे है वो खोल दी हुई है पब्लिक के लिए। तो वहाँ से होता हुआ ये मोटरवे को क्रॉस करेगा एंड इट वुड गो ऑन टू दी अदर साइड। वहाँ पे एक लेक है बड़ा खूबसूरत, बगरा लेक उसको कहते हैं, डैम भी है। उसके पास से होता हुआ इट वुड अल्टीमेटली लैंड एट फतेह जंग के पास जो सी पैक का इंटरचेंज बन रहा है। So it's a 45 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव और उसके इर्द गिर्द जितना रकबा है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी लैंड एक्विजिशन चल रही है। तो इनिशली तो हमने 100,000 कैनाल्स अनाउंस किया हुआ पब्लिक को कि वो हमें कंसोलिडेटेड पीस देंगे। लेकिन जो मैं फोरसी कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये 45 किलोमीटर्स का हम सफ़र कंप्लीट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, तो ये कुछ भी नहीं तो मिनिमम को 5-1 लाख कैनाल की हम बात कर रहे हैं। सो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ सिटी। बहुत बड़ा रकबा है इंशाल्लाह। सर हमारी तहकीक के मुताबिक आप माशाल्लाह से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 कंपनियों के मालिक हैं और इतनी तरक्की करना तो पाकिस्तान में रहकर बहुत मुश्किल होता है। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हमारी नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे। मालिक जी, हर चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात होती है। बंदे की सिर्फ ड्यूटी लगती है और वो आर्जी तौर पे लगती है, वो उसके लाइफ स्पैन में लगती है। वो जितना अरसा एक ऑपरेशन को रन करे उसको लगता है कि वो रन कर रहा है, असल में रन कोई और कर रहा होता है और वो अल्लाह ताला है। मुश्किलात जी इस मुल्क में मैं समझता हूँ, मैंने अपने जो उस्तादों से, जो कारोबार के उस्ताद हैं, उनसे सीखा कि जितनी ग्रोथ इस मुल्क में मुमकिन है ना फॉर समवन हु इज़ लिविंग हेयर, वो बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज़ में मुमकिन नहीं है।
तो मतलब ये मैं यंगस्टर्स के हवाले से ये बात कर रहा हूँ जो नए नए काम में आ रहे हैं और जो थोड़ा सा टर्न डाउन होते हैं कि जी हमारे मुल्क में ये भी प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में वो भी प्रॉब्लम है। तो उनके लिए दिस इज़ गाइडेंस कि हमारे मुल्क में जो बज़ाहिरन आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं ना, वही लग्जरीज़ हैं यहाँ पे, कि आप उन प्रॉब्लम्स को ट्विस्ट करते हुए अगर आपको स्किल सेट आप वो डेवलप कर चुके हैं और आपको ऐसी गाइडेंस या ऐसे टीचर्स मिले हैं। एंड इट मस्ट बी अ वेरी गुड थिंग कि आपने बोला है कि जो हर्डल्स हैं जी जी वही आपके लिए जी वो हर्डल्स आप यू कैन कन्वर्ट देम इनटू सक्सेस। एग्जैक्टली ये कहीं और मुमकिन नहीं है। वहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जितने भी पाकिस्तान के अलावा हैं, हम तो चूँकि हैं ही पाकिस्तानी, तो हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने मदरलैंड पे ही आपने फोकस करना। तो पाकिस्तान से बाहर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें लोग इस ख़्याल के साथ जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वहाँ अर्निंग ज़्यादा होगी, नो डाउट, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वहाँ चूँकि सिस्टम्स इतने डेवलप हो गए हुए हैं तो बाहर से एक बंदे का जाके वहाँ के लोकल कंपटीशन को बीट करके, लोकल कल्चर को बीट करके एक्सेल करना बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। तो वो आटे में नमक के बराबर, जैसे मैंने कहा, लोग हैं। चीदा चीदा आपको खाल खाल 2-4 एग्जांपल्स नज़र आएंगी जो अपने मुल्क छोड़ के गए और बाहर जाके उन्होंने ग्रो किया। तो हमारे मुल्क में अभी ये प्रोविजन अवेलेबल है कि कोई भी रूल्स जो हैं वो इतने हार्ड एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हर चीज़ का लूप होल भी हमारे मुल्क में अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ उनमें से निकलना आना चाहिए, या मैं समझता हूँ अगर अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान कर दें तो आप उसमें बड़ा आराम से ग्लाइड थ्रू कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, लेकिन अगर आपकी और आपके रब की निस्बत कायम है तो उन डिफ़िकल्टीज़ में आप बड़े स्ट्रॉन्ग होकर स्टैंड करते हैं और उनको इन्जॉय करते हैं। मैंने तो अभी तक हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने यही देखा है, स्पेशली ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, कि जितनी भी हर्डल्स आई हैं उन्होंने हमें अपलिफ्ट ही किया है। यानी उन हर्डल्स को ऐसे ना, जैसे आप एक पहाड़ के पीछे खड़े हैं और आपको इतला मिलती है कि जी परली तरफ दुश्मन खड़ा है और आपको ये नहीं पता कि दुश्मन किस स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, तो आप अज्यूम करने लग पड़ेंगे कि यार वो ये हथियार लेके आ रहा है, वो टैंक के साथ आ रहा है, कि वो क्लैशनकोफ लेके आ रहा है, कि वो छुरियाँ लेके आ रहा है। तो आप जो वर्स्ट फियर होता है ना, उसके मुताबिक आप अपने आप को इक्विप करने लग पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही आपकी लाइफ में कोई हर्डल एंटर होती है और आपको उसकी ग्रेविटी का नहीं पता होता कि ये हर्डल कितनी डिफ़िकल्ट है, मैंने इसको कैसे ओवरकम करना है, तो आप उसकी सेफ्टी के लिए ना आप बहुत सारे मेजर्स लेने लग पड़ते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में आप नहीं ले रहे होते। तो इस तरह हमारे अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी में जितनी हर्डल्स आई, मसलन जहाँ कहीं ये सवाल पैदा हुआ कि जी लोग ये ना कहें आपके पास लैंड कम है, तो नदीम भाई ने बहुत लैंड एक्विजिशन पे ज़ोर दिया और इतनी लैंड एक्वायर कर ली कि टेरिटरीली वहाँ पे किसी और कंपेटिटर प्रोजेक्ट का हमारे एरिया में एंटर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स सर उठा रहे हैं और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। वो जिन लैंड्स पे वो ये सर्कस चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले ही मतलब एक अदारे की तरफ से कॉशन्ड हैं और उस पर वो काम नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल जो कंपटीशन में लोग वहाँ पे अपना ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाएंगे कि हम उनसे पहले उनके इर्द गिर्द लैंड एक्विजिशन कर चुके हुए हैं ना, तो वो वहाँ पे स्टक होके रह जाएंगे। और पहले हमारे इर्द गिर्द 1-2 नेबर्स हैं जो स्टक हो भी गए हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ेगी। तो हर डिफ़िकल्टी के लिए कोई ना कोई हमने बेहतर कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह पाक ने ओवरकम करने में हमें मदद दी। सर, अवाम का एक तासुर है और आप भी चूँकि इस फील्ड से हैं, एक चीज़ पाई जाती है कि लोगों के दिमाग के अंदर भी कि ख़ास तौर पर सोसाइटीज़ के लिए जो है वो NOC हासिल करने के लिए और हुकूमत की मंजूरी लेने के लिए जो है ना कुछ लेन देन जो है वो करना पड़ता है। आप बताइए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है वो NOC, कितने NOC जारी हुए हैं और आपको तो नहीं कोई लेन देन करना पड़ा इसकी मंजूरी के लिए? हमें जी RDA का किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्रोसेस होता है और उसमें सीरीज़ ऑफ NOCs रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का NOC रिक्वायर्ड होता है, उसमें इरिगेशन का NOC रिक्वायर्ड होता है, उसमें वासा एक अदारा है वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से, उसका NOC रिक्वायर्ड होता है। यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपने पहले उनसे NOCs लेने होते हैं एंड देन अल्टीमेटली यू गो टू रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर फाइनल अप्रूवल और फॉर लेआउट अप्रूवल्स।
तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो उस सीरीज़ में रिक्वायर्ड हैं अप्रूवल्स वो हमने ली और हमें 2 दफ़ा उस हवाले से आरडीए ने प्लानिंग परमिशन भी अलॉट की। अब हमने पहले एक प्लानिंग परमिशन दाखिल की थी, इस वक्त हम उनसे एक बिगर चंक के लिए हमने तकरीबन कोई 9-10 हज़ार का कनाल अभी रिसेंटली उन्हें एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। होता ये है कि जिस वक्त आप लैंड एक्विजिशन कर रहे होते हैं ना, तो वो लैंड एक्विजिशन चूँकि बड़े चंक्स में हो रही होती है, तो उनमें से जो कॉम्पैक्ट पीसेस होते हैं उनको आप टाइमली डिपार्टमेंट के हवाले करते जाते हैं अप्रूवल्स के हवाले से ना। तो इस वक्त हमारी 10-15 हज़ार कनाल की अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अप्रूवल्स का प्रोसीजर चल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट 15 हज़ार फिर 15 करते ये प्रोसेस चलता रहेगा, और उसमें हम इस वक्त जो पहला चंक है 10-15 हज़ार कनाल का उसी पे डेवलप कर रहे हैं। सो द सीक्वेंस इज़ कि आप अप्रूवल लेते लेते पीछे उसके डेवलपमेंट करते जाते हैं। जहाँ तक लेन देन की बात है जी, वो सब जानते हैं इस मुल्क में कैसे काम होता है। मेरे से सुन के आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से क्या कहते हैं सारे इस मुल्क में काम करते हैं, हम भी उसी तरह से करते हैं और काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे बाकी के। सर अपने बिल्कुल अपने अंदाज़े पे और अपने लबो लहजे के लिहाज से आप माशाल्लाह से काफ़ी नरम तबीयत के मालिक लगते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप माशाल्लाह से लोगों के फलाह बहबूद के लिए बड़ा काम करते हैं, और आपको खासी शहरत जो है वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। और एक बात ये भी है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसके रेट्स भी बहुत रीज़नेबल हैं, तो क्या यही वजह है कि लोगों से आपकी बड़ी मोहब्बत है और आप फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं? फलाह बहबूद जी एक डिफरेंट टॉपिक है, और अल्लाह पाक ग्रोथ देते हैं हर किसी को जो अल्लाह की राह में ख़र्चे, वो अल्लाह पाक का वादा है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे ख़र्चने की वजह से हो रहा है, अल्लाह पाक की अता है, वो जिस भी बहाने अता कर रहे हैं हमें वो जो ग्रोथ अल्लाह पाक दें उसका बेहतरीन रिस्पांस ये है कि वो ग्रोथ वापस अल्लाह पाक की राह में स्पेंड की जाए। तो हम सिर्फ इस हवाले से जुस्तजू करते हैं कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को आज अल्लाह पाक ने एक बज़ाहिरन कामयाबी अता की है और वो ग्रोथ के मराइल तय कर रही है, तो वो वापस वो उसको कंपनसेट करे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़ुमरे में के तहत लोगों को दोबारा फैसिलिटेट करे जो लोग डिज़र्व करते हैं। तो उस हवाले से हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑफ़र किया है, दोबारा आप लोगों की वसातत से भी उन्हें करता हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई, फिर नेफ्डा है एक अथॉरिटी जो रिसेंटली डेवलप की गई है, उसके चेयरमैन है जनरल अनवर अली हैदर साहब और वाइस चेयर हैं जनरल आमिर साहब। उन दोनों से हमारी मुलाकात हुई और हमने प्रोजेक्ट के बिहाफ पे उनको ये ऑफ़र किया कि वट एवर वी डेवलप उसका 20% जो लैंड चंक है हम नेफ्डा को देने के लिए तैयार हैं। हमारा उनके साथ पेपर वर्क जारी है, वो अपनी को लीगलाइजेशन में इस वक्त बिज़ी हैं, जैसी उनकी वो स्ट्रक्चर रेज़ होता है इंशाल्लाह हमारे साथ वो काम शुरू कर देंगे। तो जो ग्रोथ है जी वो शेयर करनी चाहिए। सर और हमारे कुछ नाज़रीन जो है वो शायद काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कब बताएंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है अभी? काम जी, कितनी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है और किस रफ्तार से हो रही है, ये भी आगाह कीजिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी जी इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में अपनी पहली डिलीवरी देने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो हमारा फ़ेज़ 1 है उसका जो पहला सेक्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ अर्थवर्क हो रहा है। हमारी जो मेन बुलेवार्ड है वो अराउंड कोई 9-10 किलोमीटर्स लॉन्ग है, जिसमें से 4-5 किलोमीटर्स हम एसफॉल्ट कर चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह हम महीने 2 में एसफॉल्ट कर देंगे। तो हमारा इरादा ये है कि पहले जो अपना हमारे साथ रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं उनको हम इंशाल्लाह सितंबर में बैलेट करें, और बैलेट के बाद हम उनको नवंबर दिसंबर तक पहले ब्लॉक की डिलीवरी इंशाल्लाह देंगे जो सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल जो है वो भी बड़ी शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा भी हुआ था, वो किसने करवाया था?